आज के इस वीडियो में मैं संस्कृत में कुछ अनुवाद को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले आप लोगों ने संस्कृत में आवेदन लिखने का एक तरीका, एक फॉर्मेट आपने देखा और उम्मीद करता हूँ कि उससे कुछ न कुछ आपको हेल्प ज़रूर हुआ होगा। अब लीजिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण अनुवाद पूछे जाते हैं, उन्हीं में से कुछ अनुवादों को लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे और इन सभी अनुवादों को गौर करके उसको आप सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं शुरू हो रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, संस्कृत में अनुवाद करें। पहला सेंटेंस है कि मैं एक आदर्श छात्र हूँ। तो इसका संस्कृत बनाया गया है, अहम एकः आदर्श छात्रः अस्मि। अहम एकः आदर्श छात्रः अस्मि। यहाँ पर आदर्श छात्रः को आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, आदर्शः छात्रः भी कर सकते हैं, वरना बेहतर है कि आप दोनों को एक साथ मिला करके भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, आदर्श छात्रः। यहाँ अस्मि यूज़ करेंगे क्योंकि अहम शुरू में यूज़ हुआ है, तो अहम के साथ अस्मि का प्रयोग होता है, मैं हूँ एक आदर्श छात्र। फिर अगला सेंटेंस है, गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा एक पवित्र नदी के लिए क्या यूज़ किया गया है, गंगा एका पवित्रा नदी अस्ति। यहाँ भी एक बात बताना चाहूँगा कि एका और पवित्रा जो शब्द देख रहे हैं, ये दोनों स्त्रीलिंग रूप हैं। क्यों? इसलिए कि गंगा स्त्रीलिंग है, तो गंगा स्त्रीलिंग, इसलिए इन दोनों की जो विशेषण है एका पवित्रा, ये दोनों भी स्त्रीलिंग रूप में होगा। तो क्या होगा, गंगा एका पवित्रा नदी अस्ति। अगला सेंटेंस है कि मोहन सांप से डरता है। तो मोहन सांप से डरता है। यहाँ पर देखिए, डरना, डरना में क्या होता है कि जिस चीज़ से आप डरते हैं उसमें पंचमी विभक्ति आती है, अपादान कारक आती है। जैसे लिखा हुआ है सांप से डरना, तो सांप से डर रहे हैं तो सांप में पंचमी विभक्ति यानी सर्पात हो जाएगा। जैसे बोलते हैं मोहन सांप से डरता है, तो इसकी संस्कृत होगी मोहनः सर्पात विभेति। यहाँ एक चीज़ छूट गई है, सर्पात में तो जो देख रहे हैं उस तो के नीचे हलंत आप लगा देंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस है, राजा गरीब को दान देता है। यहाँ पर गरीब को जो शब्द देख रहे हैं ये असल में संप्रदान कारक है और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है, इसलिए गरीब को की जो संस्कृत बनी है उसमें लिखा हुआ है निर्धनाय। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इसका वाक्य बनेगा, राजा गरीब को दान देता है, राजा निर्धनाय दानम ददाति, दानम ददाति। अगला सेंटेंस है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। फिर से यहाँ वही बात होगी, वृक्ष से पत्ते का गिरना ये भी आपको अपादान कारक में आता है, क्योंकि यहाँ भी एक कुछ न कुछ चीज़ें किसी चीज़ से अलग हो रही है। तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो यहाँ भी वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगेगी, लिखाएगा वृक्षात। वृक्षात पत्राणि पतंती। तो पत्राणि में तो सब कुछ सही है, लेकिन वृक्षात में एक चीज़ छूट गई है, उसको भी आप यहाँ नोट करेंगे। वृक्षात के तो में आप हलंत दे देंगे। अगला सेंटेंस है, कवियों में कालिदास महान थे। कवियों में तो कविशु लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा, कारक का नियम है कि जिसमें किसी चीज़ की तुलना या श्रेष्ठता का बोध होता है, जिससे उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति आती है। तो कविशु की जगह कवि नाम भी हम लिख सकते हैं, लेकिन कविशु ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए इसको भी लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो लिखेंगे कविशु कालिदासः महान आसीत, यानी कवियों में कालिदास महान थे। अगला है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र था। तो मगध की राजधानी, मगधस्य काके की में षष्ठी विभक्ति आती है, तो मगधस्य राजधानी पाटलिपुत्रम आसीत। यहाँ पर सब कुछ सही है, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं करना है, कहीं कुछ चेंज नहीं करना है। फिर अगला वाक्य है कि गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा का गंगा लिख देंगे, हिमालय से निकलना, यहाँ भी अलगाव है, अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, हिमालयात निर्गच्छति। निर्गच्छति की जगह एक और शब्द हम यूज कर सकते हैं, निःसरति भी कह सकते हैं। गंगा हिमालयात निःसरति। अगला है, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो गांव के चारों ओर, यहाँ भी आप रुकेंगे, अगर आपने कारक पढ़ा होगा तो जब आप
कर्म कारक पढ़े होंगे, उसमें बताया गया होगा कि कर्म कारक में सामान्यतः द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये भी लिखा गया होगा कि परितः, सर्वतः, अभितः, उभयतः, इन सब शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर यानी जहाँ पर लिखा होगा चारों तरफ, दोनों तरफ, सभी तरफ या सभी ओर, दोनों ओर, तो वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा जिसके साथ ये दोनों शब्द जुड़े हों, ये सब शब्द जुड़े हों। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर, तो ये चारों ओर जुड़ा हुआ है गांव के साथ, इसलिए गांव में द्वितीय विभक्ति यूज होगी, लिखेगा ग्रामम परितः, ठीक है। ग्रामम परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। वृक्षा संति, संति, संति प्रयोग किया गया है वृक्ष के लिए, क्योंकि चारों ओर एक ही वृक्ष तो होगा नहीं, से ज़्यादा वृक्ष होंगे, इसलिए वृक्षा और संति का प्रयोग किया गया है। अगला शब्द सेंटेंस है कि वह आँखों का अंधा है। तो ये सिंपल सी बात है कि आँखों, एक आदमी की कई आँखें होती हैं, सिर्फ दो आँखें होती हैं, इसलिए यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस में संस्कृत में नेत्राभ्याम यूज किया गया, यानी द्विवचन शब्द यूज किया गया। अगर जो वहाँ पर लिखा है आँखों, लेकिन दो वचन ही यूज करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है कि एक इंसान के पास दो आँखें होती है, इसलिए यहाँ पे आँखों को देख करके बहुवचन की तरफ दिमाग नहीं ले जाना है, ये द्विवचन यहाँ पे प्रयोग होगा। वह आँखों का अंधा है, यानी सह नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। अगला सेंटेंस है सीता राम के साथ वन गई। तो सीता का सिंपल जो शब्द है वही उतरेगा, सीता का सीता उतर गया, लेकिन राम के साथ, देखिए यहाँ भी आपको एक कारक का एक रूल पता होना चाहिए कि आप पढ़े होंगे करण कारक में कि सहार्थे, सहयुक्ते, कि जहाँ पर सह का, साकम का अर्थ होता है, यानी जहाँ पर साथ का शब्द का प्रयोग होता है, जिसके साथ साथ शब्द लगा हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम के साथ, तो रामेन सह, क्या हो जाएगा, रामेन सह। अगर होता मोहन के साथ तो यहाँ पर लिखते हैं मोहनेन सह। अब लिखेंगे कि बालक के साथ बालकेन सह, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना है कि स जहाँ भी लगा होगा उससे पहले वाले शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। तो लिखा सीता रामेन सह वनम जगाम, सीता राम के साथ वन गई। अगला सेंटेंस है 12वां सेंटेंस कि इंदिरा गांधी एक महान नेता थी। इंदिरा गांधी एक महान नेता, तो इंदिरा गांधी के लिए तो जो शब्द यूज़ किया गया बस वही यूज़ करेंगे, इंदिरा गांधी, इसमें कोई चीज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो इंदिरा गांधी चूंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे एकह की जगह या एकम की जगह एका यूज करेंगे, और महान की स्त्रीलिंग होती है महती, नेता की स्त्रीलिंग नेत्री, इसलिए आप देखेंगे इसका संस्कृत लिखा गया होगा कि इंदिरा गांधी एका महती नेत्री आसीत। इंदिरा गांधी एक महान नेता थी। फिर अगला है 13वां नंबर पे आप आएंगे, देखेंगे लिखा हुआ है भारत एक विशाल देश है। तो इसका क्या संस्कृत बना है, भारतः एकः विशालः देशः अस्ति, भारत एक विशाल देश है। फिर अगला है भारत में अनेक महापुरुष हुए। तो भारत में तो क्या होगा, भारते अनेक महापुरुष। देखिए महापुरुष शब्द ये आपको बहुवचन है, इसलिए अनेके महापुरुषा अभवन। तो इस तरह से आप देखते हैं लिखा हुआ है कि भारत में अनेक महापुरुष हुए, भारते अनेके महापुरुषा अभवन, ये अनेके महापुरुषा के लिए प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है अशोक महान राजा थे, अशोकः महानः राजा आसीत। राजा की जगह आप निरपह शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन 15 अनुवाद को बढ़िया से देखना है, उसे आपको कॉपी में उतारना है और बार बार इसको रिपीट करना है। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि आगे आने वाले वीडियो में पहले मैं कुछ अनुवाद बनाने के कुछ नियम, कुछ तरीके बताऊं, फिर नए नए अनुवाद बताऊंगा। और इससे बड़ी बात कि अगला वीडियो में एक अनुच्छेद यानी निबंध पे लाने वाला हूं। आप देखेंगे इसमें इतना बढ़िया तरीके से मैं एक निबंध को समझाने के लिए मैं पहले कौन सा तरीका या कौन सा ट्रिक अपनाता हूं, और फिर पढ़ते पढ़ते आपको वो निबंध या अनुच्छेद जो 7 वाक्य आपके एग्ज़ाम में पूछता है वो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। उम्मीद रखिए कि अगले वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं मैं भी
कि आपको वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और इस वीडियो को भी आप आराम से देखें, समझें और अच्छा लगे तो दूसरों को भी इसके लिए आप सजेस्ट करें, उनको भेजें और चैनल पे अपना कमेंट ज़रूर दें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद। Yeah.